स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है, ठीक है। और उसमें हमने ये देखा था कि आप किसी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करते हो। किसी भी में करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस हम मैग्नेटिक फील्ड चारों ओर वो अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, दैट मींस इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? ये टॉपिक कहता है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, तो क्या हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये टॉपिक इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमें कैसे पढ़ना है। इसको हम स्टार्ट करें तो इसलिए हमें एक टर्म बार बार यूज करना होगा, फ्लक्स। हम सबसे पहले फ्लक्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है मैग्नेटिक फ्लक्स की। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक था उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा हुआ है, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा हुआ है। यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए, लेकिन जो फ्लक्स टर्म है वो दोनों में ही कॉमन है। तो हम सबसे पहले फ्लक्स को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज फ्लक्स? तो फ्लक्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लक्स अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी को कैलकुलेट करता है। जो फ्लक्स है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी फ्लो करेगी उसे कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो ये उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करता है। और ये जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है ये बताता है कि यहाँ पे जो एनर्जी फ्लो कर रही है वो कौन सी एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करती है किस फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में। यानी जो फ्लक्स रिलेटेड है, मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड है, वो एक्चुअली किससे रिलेटेड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कैलकुलेशन से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कैलकुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसीलिए जब हम फ्लक्स को डिफाइन करते हैं तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम इसको डिफाइन करते हैं एज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, number of magnetic field lines passing through the object normally। किसी एक ऑब्जेक्ट को अगर जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो उस सरफेस से, उस ऑब्जेक्ट से कितनी फील्ड लाइंस, आप यहाँ पे सरफेस लिख लीजिए, क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली, किसी एक सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास हो रही हैं, वो जो फील्ड लाइंस का कैलकुलेशन होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, वो सारे जो नंबर्स होंगे वही आपका उस सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा एक सरफेस है दिस वन, और इसको मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की हमारी कैसी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हुआ ये कुछ इस तरह की फील्ड पैरेलल फॉर्म में रन कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो आपका सरफेस रखा हुआ है इससे परपेंडिकुलर कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, यहाँ पे हमें देखो क्या दिख रहा है 1 और ये 2, सिर्फ 2 फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो रही हैं, इसीलिए इसका जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मींस इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है सरफेस का उससे वो कितना है, 2। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसे 2 फील्ड लाइंस पास हो रही है, ठीक है ना। आप यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज कर दीजिए जो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर हो, तो आप जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर इंक्रीज करोगे तो इसका फ्लक्स या इससे रिलेटेड या इससे लिंक होने वाला जो फ्लक्स है उसका नंबर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो कहने का मतलब जो फ्लक्स है वो एक्चुअली कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन या थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलरली, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक। लेकिन मैंने आपसे यह भी कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर को कैलकुलेट करता है, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इमेजिनरी होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, इमेजिनरी होती हैं, उसे जब हम देख नहीं सकते तो फिर काउंट कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। इसीलिए हम यहाँ पे इनको मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में मेंशन करते हैं, शो करते हैं। कैसे करते हैं? जब आप यहाँ पे लिखिएगा तो आप लिखेंगे फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम किससे शो कर रहे हैं, फाई से शो करते हैं, और फाई इज एक्सप्रेस्ड एज वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, बी ए
cos theta. It is phi. Phi is magnetic flux. क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो वेक्टर V, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर A, दैट मीन्स एरिया वेक्टर, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर B एंड वेक्टर A. वेक्टर B एंड वेक्टर A, इनके बीच में बनने वाला जो एंगल है वो क्या है? थीटा. इन पे डिपेंड करता है. ठीक है ना? तो ये तो जनरल कंडीशन हो गई. अब इसके बेस पे अगर हम यहाँ पे शो करना चाहें तो हम कैसे शो करेंगे? देखिए, ये जो आपका सरफेस है, सपोज एक सरफेस ऐसे रखा हुआ है, दिस वन इज द सरफेस, और इसका एरिया वेक्टर ये है, इट इज द एरिया वेक्टर. और जो फील्ड लाइंस हैं, ये जब आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रहे हो तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपका एरिया वेक्टर है. इस तरह से आएगा. तो क्या बता सकते हो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0. इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही वेक्टर बी और वेक्टर ए एक दूसरे के पैरेलल डायरेक्शन में. और अगर ये एक दूसरे के पैरेलल डायरेक्शन में है तो इसका मतलब सॉरी, इनका जो फ्लक्स होगा वो कितना हो सकता है? फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 0. ठीक है ना? हम यहां से निकाल सकते हैं. खैर अभी इसको डिस्कस करेंगे. लेकिन सपोज करिए कि अगर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अभी इसके डायरेक्शन में है, ये इसके डायरेक्शन में ना होके एक पर्टिकुलर एंगल फॉर्म कर ले, मींस ये है एरिया वेक्टर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस एरिया वेक्टर के साथ किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे रन कर रही है, और वो एंगल कितना है? थीटा. जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस एरिया वेक्टर के साथ कितने एंगल पे रन कर रही है? थीटा एंगल पे रन कर रही है. तो अब आप यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालोगे? तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे. कैसे? बाय दिस रिलेशन बी ए कॉस थीटा. ये तो जो हमको समझ में आ गया, बी इंटू ए हो जाएगा. लेकिन जब हमको ऐसी कंडीशन मिलेगी, दोनों एक डायरेक्शन में नहीं है, परपेंडिकुलर, यहाँ पे तो फील्ड लाइंस आपकी क्या है? इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है, बट ये जो फील्ड लाइन है यहाँ पे इस सरफेस पे परपेंडिकुलर नहीं है. तब हम क्या करेंगे? तो हम उसको एरिया वेक्टर के साथ रिलेट करते हैं, और एरिया वेक्टर के साथ उसका जो एंगल है उसे हम यहाँ पे कंसीडर करने जा रहे हैं. और इसीलिए मैंने क्या लिखा? बी ए कॉस थीटा. अब एक्चुअली बी ए कॉस थीटा आया कैसे? तो मैंने आपसे कहा कि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस पे. तो देखो ये फील्ड लाइंस अभी परपेंडिकुलर नहीं है, हम इसको परपेंडिकुलर बना देंगे. कैसे बनाओगे आप परपेंडिकुलर? तो आप क्या करोगे? आप इस मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट अलोंग एरिया वेक्टर निकाल लेंगे. क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है जो अभी एक पर्टिकुलर एंगल पे रन कर रहा है, आप उसका जब कंपोनेंट इसके अलोंग निकालोगे तो ये डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे. कैसे आएगा? तो देखिए ये वेक्टर ए था और इसका एक कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो गया ना? वेक्टर बी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आया? बी कॉस थीटा. ठीक है? तो अब ये देखिए यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होंगी वो क्या है? कैलकुलेट करना था, परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस कैलकुलेट करनी है. तो ये जो बी कॉस थीटा है वो क्या है? वो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर आ गई. ठीक, क्लियर हो गया? अब ये जो आपका बी कॉस थीटा है, इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया बी कॉस थीटा, परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस एंड मल्टीप्लाई एरिया वेक्टर. इट इज द फ्लक्स. और इसीलिए हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है? तो हमें क्या करना है? बेसिकली हमें फील्ड लाइंस कैलकुलेट करनी है, बट कौन सी फील्ड लाइंस? जो उस सरफेस पे परपेंडिकुलर हो. और उस सरफेस पे परपेंडिकुलर जो फील्ड लाइंस हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए हमें, अगर सेम डायरेक्शन में है एरिया वेक्टर के सेम डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, तो कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अगर हमें ये फील्ड लाइन इस पे परपेंडिकुलर नहीं है, तो एरिया वेक्टर की हेल्प से हम यहाँ पे उसके डायरेक्शन को निकाल लेंगे और यहाँ से फ्लक्स को कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है ना? और ये जो आपका है डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा एक नंबर है. 1 2 3 4 100 कुछ भी हो सकता है. इसी तरह ये भी एक नंबर है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है ना? तो ये जो आपका फ्लक्स क्वांटिटी आएगी वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी. सिर्फ 1 2 3 4 इस तरह से डिजिट कोई आएगा. इज दैट क्लियर? तो हम इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं. अब यहीं पे अभी मैंने आपसे कहा कि ये स्केलर वैल्यू को शो करता है. इसका मतलब जो फ्लक्स है फाई, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी.
जो फ्लक्स है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्यों, क्योंकि दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है कि अब हम इसको स्केलर क्वांटिटी जान गए, हम इसका फॉर्मूला समझ में आ गया, तो हम इसकी यूनिट में लिख सकते हैं। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट हम लिखते हैं दैट इज वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की जब आप यूनिट लिखते हो तो वो क्या है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, और इसे हम WB से शो करते हैं ऐसा। ठीक है, वेबर हो गया, और 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। उसी फॉर्मूले से, क्या फॉर्मूला था हमारा, जो फ्लक्स था phi इज इक्वल टू B इंटू A, तो B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की आपने यूनिट लिख दी टेस्ला, और एरिया है, एरिया का आपने आगे यूनिट लिख दिया मीटर स्क्वायर। सो वेबर इज 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर, तो ये उसकी SI यूनिट होगी वेबर। और वेबर को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या एक्सप्लेन करेंगे आप, सो 1 वेबर विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स इफ 1 टेस्ला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड passes normally through a surface area of 1 meter square, where 1 Weber will be the magnetic flux linked with a surface of area 1 meter square if 1 Tesla magnetic field lines passes through that surface perpendicularly. Is that clear? तो हम यहाँ से इसकी डिफिनेशन को भी वर्ड्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको अगर इसकी डिफिनेशन समझ में आ गई, ये आपको क्लियर हो गया, आप इसका डायमेंशन भी लिख सकते हो। ठीक है, यूनिट इसका याद रखिए। डायमेंशन लिखेंगे कैसे, डायमेंशन, सो डायमेंशंस ऑफ फाई मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, तो देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है B इंटू ए कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा का जो टर्म है दो एंगल है, और एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये आपको मालूम है, इसीलिए हम डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए कॉस थीटा को ड्रॉप कर दे रहे हैं। तो अब हमें क्या मिलेगा, फाई इज इक्वल टू B इंटू ए, या सो अगर आपको डायमेंशन लिखना है फाई का, तो आप लिखेंगे डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई डायमेंशन ऑफ एरिया वेक्टर, आप ये लिख देंगे। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है, या तो आपको याद हो और या फिर आपको कैलकुलेट करना मालूम हो। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए B का डायमेंशन क्या होगा, देखिए हम इसको साइड में नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। डायमेंशन ऑफ B, तो B का फॉर्मूला आपको याद है, F इज इक्वल टू, हम लॉरेंस फोर्स की बात कर रहे हैं, किसी एक चार्ज पार्टिकल पे लॉरेंस फोर्स कितना एक्ट होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू Q VB sin थीटा, यही एंगल, यही फॉर्मूला होता है। फिर से देखिए जो sin थीटा आया उसका कोई वैल्यू है नहीं डायमेंशन के फॉर्म में, सो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, F अपॉन Q इंटू V, F अपॉन Q इंटू V, इस तरह से आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो। तो अगर यहाँ से डायमेंशन निकालोगे तो डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ Q मल्टीप्लाई डायमेंशन ऑफ V, V is velocity here, so F is mLT minus 2, Q charge, A into capital T, it will be the dimension of charge, and dimension of V is LT minus 1. ठीक है, so proper solve करके आपने लिखा, so m, L कैंसिल हो गया, T कैंसिल हो गया, T minus 2, A minus 1. डायमेंशन ऑफ B जो आपको मिलेगा वो ये आ गया, इसको आप याद रख सकते हो, हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करके निकाला और यहाँ लिख दिया m t minus 2 a minus 1, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला। अब बारी आती है A फॉर एरिया, सो एरिया के लिए आपको मालूम है L, तो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी m L2 t minus 2 a minus 1, so dimension formula for the magnetic flux will be m L2 t minus 2 a minus 1, इसी को हम वेबर भी कहते हैं, है ना। अगर आप इससे यूनिट निकालोगे तो वो क्या आएगा, वेबर, जो इसकी ऐसा यूनिट है। ठीक है ना, ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। नाउ व्हाट, अब आप इसकी एक और यूनिट भी आती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मैक्सवेल, CGS यूनिट।
अगर आप SI यूनिट देखते हो तो वो क्या है, वेबर CGS यूनिट। एक गोलू बना के हम लिख सकते हैं, गोलू मीन्स एनी स्पेसिफिक पॉइंट, और आप लिख सकते हो CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इट विल बी मैक्सवेल। मैक्सवेल ये क्या है, मैक्सवेल हो जाएगा। मैक्सवेल का मतलब क्या हुआ, 1 वेबर इज इक्वल टू 10 पावर 8 मैक्सवेल। ये चीजें कुछ इस तरह से रिलेट होती हैं। मींस अगर आप SI यूनिट और CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को रिलेट करोगे तो ऐसे रिलेट होगा। इज दैट क्लियर? सो CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल। ठीक है, ये चीज आ गई। तो हमको ये समझ में आएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स मुझे निकालना कैसा है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, और उसे एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट होगी वो हमारी क्या होगी, दैट इज वेबर एंड मैक्सवेल। नाउ बीइंग ए स्केलर क्वांटिटी, आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो फिर भी नेगेटिव हो सकता है। डिपेंड करता है कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है। अब देखिए, फ्लक्स इज रिटन एज BA cos थीटा, यही होता है, या आप लिख सकते हैं वेक्टर B डॉट वेक्टर A इज इक्वल टू BA cos थीटा। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो। अब इसी पे देखिए पहला केस यहाँ पे क्या हो सकता है, पहला केस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड इन दिस थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर B इज पैरेलल टू वेक्टर A, दैट मींस बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, इन दैट केस क्या होना चाहिए, cos 0 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 0, क्योंकि थीटा की वैल्यू cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो फ्लक्स आपका क्या होगा, BA cos 0, दैट मींस BA into +1, फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। तो जब आप थीटा इक्वल्स टू 0, दैट मींस वेक्टर B एंड वेक्टर A आर इन सेम डायरेक्शन, हमारा जो फ्लक्स होगा वो B into A, ये उसका मैग्नीट्यूड है और पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, B into A, और उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है ना। अब यहीं अगर सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में तो थीटा की वैल्यू मैंने क्या सपोज किया, सपोज हमने 180 कर लिया, 90 अभी हम लोग बाद में ले लेंगे। थीटा इज इक्वल टू 180, तो 180 का मतलब क्या हुआ, वेक्टर B इज पैरेलल टू वेक्टर A बट विद माइनस साइन, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से रिलेटेड है तो हमारा जो कॉस का वैल्यू होता है 180 डिग्री में क्या होगा, -1। सो फ्लक्स विल बी BA cos 180 एंड इट विल बी -BA। तो जो आपका फ्लक्स है वो एक्चुअली क्या होगा, फिर से देखो मैग्नीट्यूड क्या आया, B into A, जो यहाँ पे आया था, मैग्नीट्यूड की बात करें B into A, वहां भी B into A, बट इसका नेचर आपका यहाँ पे पॉजिटिव है और वो कैसा नेचर कैरी कर रहा है, नेगेटिव। और यहाँ पे नेगेटिव आया है, इसका मतलब ये है कि दोनों के एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दैट मींस दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 180 डिग्री, वेक्टर B एंड वेक्टर A। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो और बेसिकली इन्हीं पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, केस 3 ये आप यूज कर सकते हो, कैसे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मींस वेक्टर B इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A, ये इस तरह आ जाएगा। और अगर ऐसे आ गया तो cos 90 क्या होता है, 0, और इसीलिए फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, B into A into cos 90, दैट मींस 0। तो इस केस में आपका जो फ्लक्स आएगा वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये तीन स्पेसिफिक कंडीशन है, 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री, जिन पे आप सीधे आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका जो फ्लक्स है वो कितना है। ठीक है ना। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि थीटा इक्वल्स टू 90, दैट इज वेक्टर B एंड एरिया वेक्टर अगर दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका 0 होगा। ये तो आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन में कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, मैं आपका वो कंफ्यूजन दूर करने जा रहा हूँ। कैसे, सपोज ये एक एरिया वेक्टर है जो इस सरफेस का एरिया वेक्टर होगा। ठीक है, कैसे, तो ये आपने क्या किया, एरिया वेक्टर ऐसे चूज कर लिया, ये मेरा एक सरफेस है जिसका एरिया कुछ भी हो सकता है, और इसको मैंने इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बना दिया। ध्यान दीजिएगा, अब ये जो सरफेस है, दिस वन, ये सरफेस और ये एरिया वेक्टर है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करने जा रहे हैं। सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, और अगर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अगर ऐसा होगा तो ये पहली वाली कंडीशन आ गई।
मैग्नेट इस सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे आ रही है और इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये है और मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर लगभग दोनों एक दूसरे पे पैरेलल है ना, मैंने ऐसे बना दिया। तो जब पैरेलल होंगे तो हमारी पहली वाली कंडीशन आ जाएगी प्लस बी इंटू ए। ये जो टिप है ये वाला, ये एरिया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब सपोज मैग्नेटिक फील्ड ऐसे न जाके उधर से आ रही है ना, ये इस तरह से आ रहा है, तो एरिया वेक्टर देखिए अभी फॉरवर्ड ऐसे जा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, बट ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड अब कैसी आ रही है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे आ रही है। और जब ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आएगा तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, और जब दोनों एक दूसरे पे ऑपोजिट हो गए इन दैट केस हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 180 डिग्री एंगल मिलेगा, और 180 डिग्री में इस तरह का मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। ठीक है, तीसरी बात आती है ये 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरह से रन कर रही है, तो देखो एरिया वेक्टर ये हो गया और इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इसलिए इससे रिलेटेड जो फ्लक्स है इससे वो क्या होगा, 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज और भी देख लीजिए कि अगर आप एरिया वेक्टर पे इस मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे लेके आ रहे हो, दैट मींस एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस सरफेस पे भी पैरेलल है, यही चीज ध्यान देना है। ठीक है, अगर ये एरिया वेक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस सरफेस पे पैरेलल है, तो जो रिजल्ट इसमें आएगा वो रिजल्ट इस कंडीशन में भी आ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस, so what will be the magnetic flux linked with this surface, 0। क्यों, क्योंकि इसका जो सरफेस है इस पे ये पैरेलल है और इसका जो एरिया वेक्टर है उसके साथ ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। एरिया वेक्टर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपने, लेकिन आपको ये एज्यूम करना है कि सरफेस का एरिया वेक्टर ये है, तो अगर ये फील्ड लाइंस इस पे पैरेलल है तो ऑफ कोर्स इस पे परपेंडिकुलर होगी, इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है कि मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल कह रहा है या परपेंडिकुलर, पहली चीज, और फिर वो मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है या परपेंडिकुलर है वो किसके रेस्पेक्ट में कहता है, सरफेस के रेस्पेक्ट में कह रहा है और या फिर एरिया वेक्टर के रेस्पेक्ट में। क्लियर हो गया। इसी तरह अगर मैग्नेटिक फील्ड ये देखिए सेम डायरेक्शन में जा रही है, ये कंडीशन है पहला केस, इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में। सरफेस के लिए क्या कहोगे, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर ऐसा है तो इसका मतलब दोनों ही चीजें एक दूसरे से 0 डिग्री फॉर्म करेंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चंस में देख सकते हैं कि वो क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है। मेरी बात समझ में आ गई। ये था आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब ये जो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स आपको बताया ये पूरे सरफेस से रिलेटेड था, बट कभी कभी आपको इस पूरे सरफेस का एक छोटा सा एरिया एलिमेंट एज्यूम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा एक कंप्लीट एरिया है और इससे फील्ड ये एरिया वेक्टर इस तरह से रन कर रहा है और ये एरिया वेक्टर बहुत ही स्मॉल पोर्शन का है, कहाँ है वो स्मॉल पोर्शन, सपोज ये वो है स्मॉल पोर्शन, इसका एरिया कितना है dA, तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर dA। ठीक है ना, इसका एरिया वेक्टर क्या है, dA। तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे रन कर रही है और वो एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, तो मुझे इस पूरे सरफेस से रिलेटेड बताइए कितना फ्लक्स होगा, ये क्वेश्चन है। तो कैसे निकालेंगे इसको, क्योंकि हमको पूरा कंप्लीट एरिया नहीं दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस छोटे से एरिया के लिए फ्लक्स कितना है पहले ये कैलकुलेट करेंगे। ये स्मॉल एरिया एलिमेंट जो गिवन है उससे रिलेटेड जो उससे लिंक होने वाला फ्लक्स है वो कितना है, हम सबसे पहले उसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे आप, d फाई क्यों, d फाई इसलिए क्योंकि बहुत ही छोटे से एरिया का फ्लक्स है, स्मॉल एरिया dA, स्मॉल फ्लक्स dF, d फाई इज इक्वल टू b cos थीटा। क्लियर हो गया। इस पूरे वेक्टर v का एक कंपोनेंट आप इस डायरेक्शन में निकालोगे, इट विल बी b cos थीटा एंड मल्टीप्लाई dA।
यही आया, ठीक है ना। अब आप इसका निकल गया, इस छोटे से एरिया एलिमेंट का फ्लक्स ये आएगा, तो बड़े से एरिया एलिमेंट का फ्लक्स क्या आएगा, पूरे बड़े एरिया का पूरा सरफेस जो है इसका एरिया कितना है, कैपिटल ए, ठीक है ना। और इसका पूरा फ्लक्स कितना होगा, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, तो फाई टोटल फ्लक्स कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी कॉस थीटा एंड मल्टीप्लाई डी ए, बी कॉस थीटा मल्टीप्लाई डी ए इंटीग्रेशन। लेकिन मुझे इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, होल एरिया, और इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिख दिया, कैपिटल। तो ये कैपिटल ए इंटीग्रेशन के साथ मुझे ये बताता है कि मुझे ये जो इंटीग्रेशन करना है वो पूरे सरफेस के लिए करना है, मुझे ये जो इंटीग्रेशन करना है वो इस पूरे सरफेस के लिए करना है, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस एरिया इज इक्वल टू वेक्टर ए बी कॉस थीटा एन इनटू डी ए, यही इस पूरे सरफेस से क्या रिलेटेड हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इज दैट क्लियर। अब इस टॉपिक में ये जो आपने अभी पढ़ा है मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड, इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन या जो मैंने बताया उसमें कोई चीज आपको ना समझ में आई हो, आप उसको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक। अब हम इस मैग्नेटिक फ्लक्स से थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमको अगर मैग्नेटिक फ्लक्स क्लियर हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स को अब हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स अब हम चेंज करेंगे। कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं? एक साइंटिस्ट हुआ करते थे फैराडे, ठीक है ना। फैराडे, इन्होंने ही सारा ऑब्जर्वेशन किया है इसके लिए, ठीक है ना। या यूं कहिए इन्हीं के जो पोस्टुलेट्स हैं वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो फैराडे ने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए थे, कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उन्होंने उसमें क्या ऑब्जर्व किया वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले तो उन्होंने एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट का नॉर्थ पोल, आपको मालूम है फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से बाहर की ओर इमर्ज करती हैं, और सामने ये सरफेस है, ठीक है, हॉलो हो सकता है या प्लेन सरफेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये जो फील्ड लाइंस हैं यहां से इमर्ज हो रही हैं ऐसे, ठीक। अभी दोनों ही स्टेट ऑफ रेस्ट में, इसकी वेलोसिटी भी जीरो है, इसकी वेलोसिटी भी क्या है, जीरो है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिएगा, ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसमें ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह से आएगा, दोनों की वेलोसिटी जीरो है। तो अगर मान लेते हैं कि इस कंडीशन में इससे रिलेटेड जो फील्ड लाइंस हैं जो इसी वजह से इसके साथ इंटरेक्ट करेंगी वो कितनी है, 100। इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस समय कितनी इंटरेक्ट कर रही हैं, 100। तो अगर आप देखिए वेलोसिटी जीरो है, मतलब इन दोनों का मोशन जीरो है, कहीं कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, और ऐसी कंडीशन में एक बार इससे जो लिंक होने वाली फील्ड लाइंस है वो एज इट इज मेंटेन करेंगी अपने आप को, ठीक है ना। अभी आपने देखा तो 100 है, 10 सेकंड बाद देखोगे तो भी आपको कितनी फील्ड लाइंस मिलेगी, 100। इसका मतलब इससे जो फ्लक्स है इस समय वो कितना है, 100, और टाइम के साथ ये कांस्टेंट बना हुआ है, चेंज नहीं हो रहा है। गॉट इट। अब मैंने क्या किया, ये जो आपका मैग्नेट है इसको हम थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन में खींचते हैं। अब ये जो आपका मैग्नेट है वो इस डायरेक्शन में रन करने लगा, और ये जो कॉइल है वो अभी भी यहीं पे है, और जब रन करोगे इसको इस तरफ खींचोगे पीछे की ओर, इन दिस डायरेक्शन, ये उसकी वेलोसिटी है, तो इससे रिलेटेड जो फ्लक्स अब होगा इस कॉइल से रिलेटेड, क्या अभी भी वो 100 एज इट इज मेंटेन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? ये कॉन्टिन्यूसली बैकवर्ड जा रहा है, पीछे की ओर जा रहा है, दूर जा रहा है उससे। तो जो फील्ड लाइंस होंगी वो धीरे धीरे क्या होंगी, डिक्रीज हो रही हैं, डिक्रीज होती जा रही हैं, और आप इसको शिफ्ट करते करते यहां तक ले जाए, ये हो गया मैग्नेट। और अब यहां से रिलेटेड जो आपका इससे मैग्नेट से रिलेटेड जो इसकी फील्ड लाइंस यहाँ से एसोसिएट होंगी वो क्या हो जाएंगी, लगभग जीरो हो गई। क्या मतलब, इस समय इससे रिलेटेड जो फील्ड लाइंस है वो कितनी है, जीरो। तो इस समय इसका फ्लक्स कितना हो गया, जीरो हो गया। और यहाँ पे आपने इसको फिर से ले आके रोक दिया, इसकी वेलोसिटी फिर से यहाँ पे क्या हो गई, जीरो। इस जो कॉइल है इसकी वेलोसिटी हमेशा क्या है, जीरो। इतनी बात क्लियर हो गई। हम कहना क्या चाह रहे हैं, अगर इसमें आप देखो तो ये जब तक आप इसकी वेलोसिटी जीरो है, मतलब ये इस दोनों ही स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, तो ऐसी कंडीशन में इससे जो फ्लक्स है वो एज इट इज मेंटेन रहेगा, फ्लक्स कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन जैसे ही आप मैग्नेट को एक तरफ शिफ्ट करते हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाते हो, तो इसका जो फ्लक्स है वो देखिए 100 से कितना आ गया, जीरो आ गया।
जीरो का मतलब अब इस समय इसके पास कोई फील्ड लाइंस इससे इंटरैक्ट नहीं करेगी। अब देखो जो फ्लक्स है वो 100 से 0 आ गया, मतलब चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ? इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करते हो, पीछे की ओर इसको शिफ्ट करोगे, इन दैट केस इसमें मोशन क्रिएट होगा और इसका जो मोशन है उसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, फ्लक्स में चेंज हुआ है। सेम इसी तरह अगर हम इस मैग्नेट को टूवर्ड्स इस कंडीशन से अगर आप देखो तो इस कंडीशन से हम इसको टूवर्ड्स द कॉइल लेके चलते हैं, शिफ्ट करें आगे की ओर, तो क्या होगा, फ्लक्स 0 से चेंज होने लगेगा, 0 से मिड स्टेज में आएगा और जब आपका मैग्नेट फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक पहुंचेगा तो फ्लक्स फिर क्या हो गया, 100 तक आ गया। मींस टू से जब तक मैग्नेट मोशन में है, किसी भी डायरेक्शन में आप शिफ्ट करो तो आपका जो फ्लक्स है वो चेंज होता है, जो फ्लक्स है वो क्या होगा, चेंज होगा। यही इन्होंने ऑब्जर्व किया। लेकिन इन्होंने इसके साथ एक बात और भी जोड़ी कि सिर्फ मैग्नेट को शिफ्ट करने से ही चेंज नहीं होगा, आप चाहो तो मैग्नेट को स्टेट ऑफ रेस्ट में कर दो और कॉइल को चेंज करो, कॉइल की पोजीशन शिफ्ट करिए, कॉइल को वेलोसिटी प्रोवाइड करिए। कभी आप कॉइल को मैग्नेट से दूर कर दो, फिर उसकी ओर लेके आइए। तो ऐसी कंडीशन में आपका कॉइल क्या है, वो मोशन में हो गया और आपका जो मैग्नेट है अब वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे है। तो हुआ क्या, आप चाहे कॉइल को मूव कराइए और या फिर मैग्नेट को मूव कराओ, या फिर दोनों ही एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव करते हैं, शिफ्ट होंगे, तो वहां पे फ्लक्स में चेंज आएगा। एंड देयरफॉर चेंज इन फ्लक्स ड्यू टू relative motion between the coil and magnet. Change in flux is due to relative motion between the coil and the magnet. Magnet यहाँ पे as a source काम कर रहा है। किसका सोर्स है ये? मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। और ये जो आपका कॉइल है ये क्या है? ये कॉइल आपका ऑब्जर्वर की तरह है, एक सरफेस है जिससे रिलेटेड जो आपका लिंक है, जिससे लिंक होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये सरफेस, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सरफेस, ये दोनों ही जब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिवली मूव करते हैं तो सरफेस से रिलेटेड होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो जाएगा। सो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज होगा वो किस लिए होता है, किसकी वजह से होगा? ड्यू टू रिलेटिव मोशन इन बिटवीन द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द सरफेस। ठीक, अब इसी को फैराडे ने क्या किया, अपने लॉज में प्रोवाइड किया। लॉज में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इसको। कैसे लॉज में इंट्रोड्यूस किया? इन्होंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अपने लॉज को। जो फैराडे लॉ था, इन्होंने अपने लॉ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इन्होंने कहा कि आपका जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट कॉजेज ईएमएफ, वो क्या करता है? ईएमएफ इंड्यूस करता है। ठीक, सेकेंड इन्होंने क्या कहा? सेकेंड इन्होंने कहा क्या? स्ट्रेंथ ऑफ EMF depends rate of change of magnetic flux d phi by dt, rate of change of magnetic flux। इन्हीं दोनों लॉस को इन्होंने मिला के अपना एक फैराडे लॉ प्रोवाइड किया। फिर बाद में लेंज ने उसमें अपना डायरेक्शन का जो लॉ था उसको ऐड किया। ठीक है, तो फिलहाल अगर हम फैराडे लॉ को पढ़ना चाहते हैं तो हमें यही दोनों चीजें पढ़नी है। फैराडे लॉ का क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होगा और सेकेंड लॉ कहता है कि उसका जो स्ट्रेंथ होगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना? सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, इन्होंने कहा कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ क्लोज सर्किट exists only if there is a change in magnetic flux linked with the surface। ठीक है, और दूसरा इन्होंने कहा strength of that induced EMF is the rate, depends on the rate of change of magnetic flux।
Rate of change of magnetic flux decides the strength of the EMF induced. क्या बात समझ में आ गई? अब इंड्यूस्ड EMF किसी सर्किट में रिलेटेड होने वाला जो चेंज है मैग्नेटिक फ्लक्स का, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू एनी क्लोज सर्किट, वहां पे जो EMF इंड्यूस होता है, जनरेट होता है, उसको हम इंड्यूस्ड EMF कहते हैं. दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड EMF. इंड्यूस्ड EMF इज ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the closed circuit या linked with the circuit. ठीक है. And second law is strength of magnetic induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. Rate of change of magnetic flux. और इसी को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दें तो हमें क्या मिल जाएगा? इंड्यूस्ड EMF is proportional to d by dt of phi. d by dt of phi. ये फैराडे लॉ है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा? माइनस लगाना होगा, जो अभी आपको लेंस लॉ में समझ में आएगा. So induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux with minus sign. Clear? फैराडे ने एक बात यहाँ पे और भी ऐड करी. उन्होंने कहा कि इंड्यूस्ड EMF इज ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट. ये तो सही है. और वहां पे सर्किट में इंड्यूस्ड EMF तभी तक एग्जिस्ट करेगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा. जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाला चेंज जीरो हुआ, मींस कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स अगर क्रिएट हो गया, लगातार कांस्टेंट बना जा रहा है, टाइम के साथ कांस्टेंट है, इन दैट केस आपका जो इंड्यूस्ड EMF है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. There will be no any induced EMF because there is no change in magnetic flux. तो इस तरह से ये फैराडे के लॉ हैं. आप इन दोनों को ऐसे ही एक साथ कंबाइन करके ये चीज निकाल सकते हो. तो बेसिकली आपको यही यूज करना है. ठीक है. ये सिर्फ इसके नेचर को डिफाइन करता है कि फ्लक्स EMF कैसे इंड्यूस होगा और कब तक इंड्यूस होगा, और EMF की जो स्ट्रेंथ है वो ये डिफाइन करता है. न्यूमेरिकल में हमें ये चीजें यूज करनी है. ठीक है. EMF इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस d phi by dt. ओके. अब हम जरा से इसे ये जो माइनस है इसका जरा सेंस समझ लें. आखिर ये माइनस आया क्यों? तो हुआ क्या, जो लेंस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको फिर से ऑब्जर्व किया फैराडे लॉ को, और उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, ये पाया कि अगर आप किसी सर्किट से रिलेटेड फ्लक्स में चेंज कर रहे हो, आप किसी सर्किट से रिलेटेड फ्लक्स में लगातार चेंज करते हो, तो इसके अक्रॉस क्या होगा? EMF जनरेट हो जाएगा. ये आपका एक सरफेस हो गया, इसके अक्रॉस क्या होगा? एक EMF जनरेट हो जाएगा. ठीक है ना. लेकिन वो जो EMF है वो अपने आप को इस तरह से इंड्यूस करता है. ध्यान दीजिएगा, ये जो EMF इसके अक्रॉस इंड्यूस होगा, वो EMF इस तरह से इंड्यूस होता है कि वो अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करने की कोशिश करता है. इंड्यूस्ड EMF tends to oppose its cause of production. और इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया. According to Lenz's law, induced EMF opposes the cause of its production. आप Lenz's law में इसको देख सकते हो. क्या है Lenz's law? Lenz's law क्या कहता है? Induced EMF opposes its cause of production. अपने cause of production को ये अपोज करता है, जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ उसको अपोज करता है. एंड therefore E is equal to minus d phi by dt. इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन इंड्यूस करते हैं. इज दैट क्लियर? ये इंड्यूस EMF हो गया.
अगर आप इसको डायग्राम में देखोगे तो कैसे समझ में आएगा। देखिए ये हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है, और इस कॉइल से ये आपका एक मैग्नेट है जो नॉर्थ पोल के साथ इसको अप्रोच कर रहा है, इसकी ओर जाएगा, इसको है ना, इसकी ओर शिफ्ट हो रहा है। जैसे जैसे इसकी ओर शिफ्ट होगा तो इसमें क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो क्योंकि आपका सर्किट क्लोज है तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट आ जाएगी, ठीक है ना। अब ये जो करंट आएगी तो क्या होगा, ये जो करंट है वो इसमें पोलैरिटी क्रिएट करेगी, ठीक है। हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा हुआ है। नॉर्थ पोल ये इसको इसकी ओर अप्रोच कर रहा है, तो ये जो आपका कॉइल है वो इसको अपोज करने की कोशिश करेगा। क्या कहेगा, नॉर्थ पोल इसकी ओर आना चाहता है, बट ये उसे कहेगा नहीं तुम मेरे से दूर चले जाओ, हट जाओ यहाँ से। क्यों, क्योंकि इसके अक्रॉस जो ईएमएफ होगा वो अपने कॉज को, इसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, अपने कॉज को अपोज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और इसलिए इसका जो कॉज है दैट इज नॉर्थ पोल, ये उसे अपने से दूर भगाएगा। तो इसकी तरफ जो इसका फेस होगा उस पर कौन सी पोलैरिटी क्रिएट होनी चाहिए, नॉर्थ पोल क्रिएट होनी चाहिए। इसीलिए इसमें जो करंट है वो कैसे क्रिएट होगी, नॉर्थ पोल के लिए आपको करंट मालूम है ना, करंट का ये स्ट्रक्चर होता है। करंट कैसी होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक फेस रूल, एंटी क्लॉकवाइज अगर होगी तो वहां पे फेस कैसा बनेगा, नॉर्थ पोल। इसीलिए जब यहाँ पे आप देखोगे तो करंट कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज करंट होने की वजह से यहाँ जो पोलैरिटी क्रिएट होगी वो क्या होगी, नॉर्थ पोल बन जाएगा। इसलिए अब ये आपका जो फेस है वो इस मैग्नेट को अपनी ओर आने से रोकने लगेगा। ये बात समझ में आई, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। और लेंस लॉ के यूज से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो कि अब एक नॉर्थ पोल किसी एक सर्कुलर कॉइल की ओर शिफ्ट हो रहा है, मूव हो रहा है, तो बताइए नॉर्थ पोल के साइड की जो फेस होगा उसमें कौन सी पोलैरिटी क्रिएट होगी। तो आप बता सकते हो कि अच्छा इसकी वजह से फ्लक्स में चेंज हो रहा है और वहां ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ अपने कॉज को अपोज करता है, दैट मींस वो नॉर्थ पोल को अपनी ओर आने से रोकेगा। इसलिए नॉर्थ पोल के साइड में जो इसका फेस है उस तरफ क्या होगा, उस तरफ नॉर्थ पोल क्रिएट होना चाहिए, तभी सेम पोल्स रिपेल ईच अदर हो जाएगा। इसका मतलब करंट कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यही देखो, आप इस नॉर्थ पोल को इससे ना आने के बजाय आप इससे दूर ले जाओ इस साइड में, तो तुरंत इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, तुरंत इसमें करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब क्या होगा, अब ये कहता है कि नहीं, अब ये जो नॉर्थ पोल है आप इसको इससे दूर लेके जा रहे हो, तो ये जो कॉइल है इसमें पोलैरिटी क्या होगी, अब ये इसको नहीं, इसकी ओर अप्रोच नहीं कर रहा है, इससे दूर जा रहा है, तो ये उसको दूर जाने से रोकेगा, मींस अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के लिए इसकी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, साउथ पोल होना चाहिए, और साउथ पोल का मतलब करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो डिपेंड करता है कि आपका जो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ अप्रोच कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जो आपका कॉइल है उसमें इलेक्ट्रिक करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। क्या ये बात समझ में आ गई। इसको हम लोग जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेंस लॉ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे वहाँ पे ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। आई थिंक ये आपका फैराडे लॉ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लियर हो गया होगा। अब फैराडे लॉ में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिफिनीशन भी छुपी हुई है, हिडन है वो। क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाला चेंज ईएमएफ जनरेट करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाला चेंज ईएमएफ जनरेट करता है। तो अगर ये आपका कॉइल है और इससे रिलेटेड फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है सपोज, तो इसके पॉइंट्स ए और बी के बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ और इसीलिए इनके पॉइंट्स ए और बी के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा। अब ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, अगर आप इसको किसी क्लोज सर्किट में यूज करते हो, सपोज ये रेजिस्टेंस है, तो करंट भी रन करने लगेगी, होगा करंट रन करने लगेगी, ठीक है। ये मैंने एक स्पेसिफिक ऐसी डायरेक्शन बना दिया है फॉर एग्जांपल। अब ये जो करंट रन, इसका मतलब दैट मींस, इसका मतलब ये है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कॉजेज ईएमएफ। फैराडे का लॉ क्या है, ईएमएफ के लिए, लेकिन उसमें हिडन क्या है कि ईएमएफ अगर दो पॉइंट्स के बीच में ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तो उन दो पॉइंट्स को जैसे ही आप क्लोज सर्किट में लेके आओगे, क्या होगा, वहां पे फिर वो करंट भी प्रोड्यूस करेंगे। दैट मींस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कॉजेज इलेक्ट्रिक करंट। तो समझने वाली बात है ये, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कॉजेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये फैराडे का लॉ हो गया, यही है फैराडे का लॉ,
लेकिन इसमें हिडन क्या है कि अगर वहां पे हम उस दो पॉइंट्स को एक क्लोज सर्किट के साथ अटैच कर दें तो वहां पे जो आपका है वो इलेक्ट्रिक करंट भी रन करेगा। क्यों? इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से रन करती है और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट्स के बीच में क्रिएट हो चुका है, इसलिए वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट भी एग्जिस्ट करेगी। इंड्यूस्ड करंट, दैट विल बी इंड्यूस्ड करंट। इज दैट क्लियर? तो हम इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इलेक्ट्रिक ईएमएफ और इसलिए इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो आपका इसका इंट्रोडक्शन था। हमने देखा कि फ्लक्स कैसे आप कैलकुलेट करोगे, फ्लक्स को किस तरह से हम स्केलर क्वांटिटी के फॉर्म में यूज करते हैं, किस तरह से हम लोग फ्लक्स को पॉजिटिव और नेगेटिव के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसी चीजें थी। और फिर फैराडे के लॉ की हेल्प से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन भी कर लिया और इससे प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक करंट या उसका जो ईएमएफ था उसको मैग्नीट्यूड क्या होगा ये भी आपने देख लिया। अब इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, इफ देयर इज एनी डाउट रिलेटेड विद टॉपिक, देन यू कैन मेंशन इट इन योर comments. Okay, thank you.